सचमुच अंबेडकरवादी हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो सच्चाई मिलेगी जो आज तक छिपाई गई थी। बाबा साहेब की कसम है, जो आपने नहीं सुनी वो हम आपको सुनाने वाले हैं। आप जो सोचते हैं वो सही नहीं है। पूरा वीडियो देखिए और खुद समझिए, ताकि समाज की असली तस्वीर आपके सामने हो। अब समय आ चुका है जब बहुजन समाज को इस तानाशाही राजनीति को चुनौती देने के लिए एकजुट होना होगा। यह अब केवल चुनावों का मामला नहीं रह गया है, यह हमारे अधिकारों की रक्षा का सवाल बन चुका है। बीजेपी की नीतियां सिर्फ हमारे समाज को कमजोर करती हैं, और अगर हम अब भी चुप रहे तो यह सिर्फ हमारे भविष्य को अंधकार में धकेलने जैसा होगा। बहुजन समाज की आवाज अब उठ चुकी है, और यह आवाज केवल एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत है। बीजेपी के कुशासन के खिलाफ उठी यह आवाज हम सभी के हक के लिए है, और हम इसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण की भूमिका। अब हम बात करते हैं बहुजन समाज के सबसे प्रमुख चेहरे चंद्रशेखर आजाद रावण भाई की। रावण भाई ने हमेशा अपनी राजनीति का उद्देश्य यही रखा कि बहुजन समाज के लोग समाज में बराबरी की स्थिति में रहें। रावण भाई का हमेशा यह कहना रहा है कि केवल राजनीतिक सत्ता से नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव से ही बहुजन समाज को सही मायनों में उनका हक मिल सकता है। रावण भाई के नेतृत्व में बहुजन समाज के लोग न केवल अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने हमेशा शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की बात की है। उनका यह मानना है कि यदि बहुजन समाज को उनका सही स्थान और अधिकार चाहिए, तो हमें राजनीतिक सत्ता में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। रावण भाई की लोकप्रियता ने यह साबित किया है कि बहुजन समाज अब चुप नहीं रहेगा, वह अब अपने अधिकारों के लिए खुलकर लड़ने को तैयार है। अगर चंद्रशेखर रावण का नेतृत्व एकजुट हो जाता है तो यह बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। मायावती का योगदान और भूमिका। अब बात करते हैं मायावती जी की, जिन्होंने हमेशा बहुजन समाज के अधिकारों की आवाज को संसद और राज्यसभा में उठाया। मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनकर यह साबित किया कि बहुजन समाज का नेतृत्व पूरी तरह से सक्षम है। मायावती जी का यह कड़ा संघर्ष केवल दलितों के अधिकारों के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस वर्ग के लिए था जिसे समाज में हाशिए पर रखा गया। मायावती जी के शासन में जो काम हुए वह आज भी बहुजन समाज के लिए एक प्रेरणा बने हुए हैं। उनके कार्यकाल में बहुत सी योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर दलितों और पिछड़ों को मिला, जिनकी कभी किसी ने सुधि नहीं ली थी। मायावती जी ने दिखा दिया कि अगर सत्ता में आकर सही नीतियां बनाई जाएं, तो समाज के सबसे पिछड़े वर्ग को भी उनकी आवाज मिल सकती है। अगर मायावती जी चंद्रशेखर रावण और अन्य नेताओं के साथ मिलकर एक मजबूत गठबंधन बनाती हैं, तो यह न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत में बहुजन समाज के लिए एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। 4. प्रकाश अंबेडकर का योगदान। अब हम बात करते हैं बाबा साहेब के पोते प्रकाश अंबेडकर जी की। वह न केवल बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि उन्होंने महाराष्ट्र में दलितों और बहुजन समाज के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए हैं। प्रकाश अंबेडकर जी ने हमेशा यह कहा है कि यदि हम बाबा साहेब के आदर्शों को सही तरीके से लागू करना चाहते हैं, तो हमें भारतीय राजनीति में बदलाव लाने की जरूरत है। प्रकाश अंबेडकर जी का यह प्रयास है कि समाज में समानता की भावना बढ़े और हर व्यक्ति को एक बराबरी का स्थान मिले। उनका यह मानना है कि अगर हमें बहुजन समाज को सही दिशा में आगे बढ़ाना है, तो हमें केवल राजनीति नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव की ओर भी कदम बढ़ाने होंगे। यदि वह चंद्रशेखर रावण के साथ इस संघर्ष में शामिल होते हैं, तो महाराष्ट्र से लेकर देश भर में बहुजन समाज के लिए एक बड़ी ताकत बन सकती है। 5. विजय थलापति का राजनीति में कदम। दक्षिण भारत में विजय थलापति का राजनीति में कदम रखना एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। विजय थलापति के पास केवल स्टार पावर नहीं है, बल्कि उनके पास बहुजन समाज के प्रति गहरी समझ और प्रतिबद्धता भी है। हाल ही में उन्होंने एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। इस सम्मेलन में उन्होंने बीजेपी और डीएमके जैसी पार्टियों को सीधे तौर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां केवल अपने ही स्वार्थ के लिए काम करती हैं, जबकि दलितों और पिछड़ों के लिए उनके पास कोई ठोस योजना नहीं है। विजय थलापति ने इस सम्मेलन में यह भी कहा कि वह बाबा साहेब और पेरियार के विचारों को अपनाने की दिशा में काम करेंगे, ताकि समाज में समानता और न्याय का माहौल बने।
उनकी यह प्रतिबद्धता यह दर्शाती है कि वह राजनीति में आकर बहुजन समाज के लिए सच्ची भूमिका निभाना चाहते हैं। उनका यह कदम दक्षिण भारत से लेकर पूरे भारत में बहुजन समाज के लिए एक नई आशा का प्रतीक बन सकता है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव का समर्थन। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेता अगर चंद्रशेखर रावण और मायावती के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाते हैं तो यह राजनीति का एक नया अध्याय होगा। राहुल गांधी ने हमेशा भारतीय लोकतंत्र की मजबूती की बात की है और उन्होंने बीजेपी की नीतियों को कई बार चुनौती दी है। उन्होंने दलितों और पिछड़ों के अधिकारों की बात की है और उनके लिए सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की आवश्यकता को महसूस किया है। अखिलेश यादव, जो उत्तर प्रदेश में एक सशक्त नेतृत्व के रूप में उभरे हैं, उन्होंने हमेशा समाज के गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए योजनाएं बनाई हैं। अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस बहुजन गठबंधन में शामिल होते हैं तो यह और भी मजबूत हो जाएगा और बहुजन समाज की ताकत को पूरे देश में देखा जा सकेगा। 7 असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन। आलम आ गया है कि अब हमारे देश के नेताओं को एकजुट होना होगा और इसमें एक नाम बहुत अहम है, असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी साहब हमेशा अपने स्पष्ट विचारों के लिए जाने जाते हैं और वह कभी भी सच बोलने से नहीं डरते। उनका मानना है कि बहुजन समाज का कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक बीजेपी का सत्ता से सफाया नहीं होता। ओवैसी साहब ने हमेशा उन मुद्दों को उठाया है जो हमारे समाज से जुड़े हुए हैं और उनका समर्थन हमेशा उन नेताओं के साथ रहा है जो सच में समाज के निचले तबकों की आवाज उठाते हैं। अब जब ओवैसी साहब ने चंद्रशेखर रावण को अपना समर्थन दिया है तो यह एक ऐतिहासिक मोड़ है। अगर ओवैसी जैसे सशक्त नेता भी चंद्रशेखर रावण के साथ खड़े होते हैं तो बीजेपी को हराना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। उनका साथ मिलना बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत और निर्णायक संघर्ष का प्रतीक बन चुका है और इस गठबंधन के साथ रावण भाई को कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि जब तक बीजेपी को हराया नहीं जाता तब तक हमारा कल्याण संभव नहीं है। ओवैसी का साथ हमें यह यकीन दिलाता है कि एकजुट होकर हम इस तानाशाही शासन को खत्म कर सकते हैं और बहुजन समाज के अधिकारों को वापस ले सकते हैं। जब हम बीजेपी की सरकार की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह सवाल खुद से पूछना होगा कि इस सरकार ने हमें क्या दिया है। जब से बीजेपी सत्ता में आई है, देश की हालत लगातार खराब हो रही है। बीजेपी ने हर मोर्चे पर नाकामी ही दी है और यह नाकामी हमारे हर एक नागरिक के जीवन को प्रभावित कर रही है। पहले बात करते हैं रोजगार की स्थिति की। आज हर युवा नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है। लाखों युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद बेरोजगार हैं और सरकारी नौकरियों में रिक्त पदों को बीजेपी की सरकार सालों तक नहीं भर पाई। जो नौकरियां पहले मिलती थीं, वो अब कहीं नजर नहीं आती। इसके अलावा महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी को बेहाल कर दिया है। रोजमर्रा की चीजों की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि एक साधारण परिवार के लिए अपना गुजारा करना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल, गैस, खाने पीने की चीजें, दवाइयां, सबकी कीमत आसमान छू रही है। इन महंगाई के कारण गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हालत बद से बदतर हो गई है। अब बात करते हैं किसानों की। बीजेपी सरकार के दौरान किसानों की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि हजारों किसान खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो गए। जब किसान अपनी जमीन और फसल के लिए न्याय की उम्मीद करते हैं तो इस सरकार ने उन्हें निराश ही किया है। कृषि संकट लगातार बढ़ रहा है और सरकार इसके समाधान के बजाय सिर्फ विरोधियों के खिलाफ बोलने में व्यस्त है। किसान बिल के मुद्दे पर बीजेपी ने जो कठोर रवैया अपनाया, उसने यह साबित कर दिया कि बीजेपी को सिर्फ अपने कॉरपोरेट दोस्तों की चिंता है, न कि किसानों की। जब बात आती है शिक्षा की, तो बीजेपी ने शिक्षा के क्षेत्र को भी पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षक और सुविधाएं कम हो रही हैं और जो बची हुई हैं उन पर भी बीजेपी सरकार का दबाव बना हुआ है। अब हम बात करते हैं समाज में बढ़ते हुए असमानता और सामाजिक बंटवारे की। बीजेपी की सरकार में जातिवाद, धर्म और संप्रदाय के नाम पर राजनीति की जाती है। इसके कारण समाज में नफरत, भेदभाव और असमानता का वातावरण बढ़ा है। दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया है, जबकि समृद्ध वर्गों को और ताकतवर बनाया गया है। बीजेपी ने हमारी बात सुनो, बाकी को छोड़ दो की नीति अपनाई है, जिससे समाज में आपसी रिश्ते कमजोर हुए हैं। देश के विकास के बजाय बीजेपी ने समाज को विभाजित करने का काम किया है। जो सरकार कहती थी कि सबका साथ, सबका विकास, वही सरकार अब हमारी सरकार,
हमारी सोच को बढ़ावा दे रही है। ये सब कुछ हमें नफरत, हिंसा और असुरक्षा की ओर धकेल रहा है। अब हालत ये हो गई है कि लोग अपना देश छोड़कर बाहर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जिस देश में हर किसी को अपना भविष्य बनाना चाहिए, उस देश के लोग विदेश में बेहतर अवसर की तलाश में जा रहे हैं। आजकल लाखों भारतीय युवा विदेशों में नौकरी के लिए जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ उनके लिए कोई अवसर नहीं बचा है। इस सरकार के कुशासन के कारण यहाँ के लोग अपना भविष्य देख ही नहीं पा रहे हैं। उनके पास कोई बेहतर विकल्प नहीं है। जब लोग अपने ही देश में अपने भविष्य को सुरक्षित नहीं महसूस करते, तो ये बहुत बड़े संकट का संकेत है। बीजेपी ने देश की हर बुनियादी समस्या को नजरअंदाज किया है। ना तो किसानों को न्याय मिला, ना ही बेरोजगारों को रोजगार और ना ही आम जनता को राहत मिली। समाज का हर वर्ग बीजेपी की नीतियों से निराश है और यही कारण है कि लोग अपना देश छोड़कर विदेशों में अपना भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो आने वाली पीढ़ियां भी अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर हो सकती हैं। यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस स्थिति को बदलने के लिए एकजुट हों और बीजेपी की गलत नीतियों का विरोध करें, ताकि हम एक मजबूत, समृद्ध और समान समाज बना सकें। अब एक बेहद महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी है, वह यह है कि बीजेपी और इसके नेताओं के द्वारा किए जा रहे गलत कामों को समझना और उजागर करना बेहद जरूरी है। यह सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि समाज के हर उस वर्ग की आवाज है जो दशकों से अपने अधिकारों से वंचित रहा है। बीजेपी द्वारा अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए किए जा रहे प्रयास, जो खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अन्य कमजोर वर्गों के खिलाफ होते हैं, उन्हें हम सबको पहचानना और इनके खिलाफ आवाज उठानी होगी। बीजेपी और उनके नेताओं ने हमेशा ही समाज के सबसे कमजोर तबके को न केवल उपेक्षित किया है, बल्कि उनका शोषण भी किया है। अगर हम आज इस लड़ाई में आगे बढ़ते हैं, तो हमें यह भी समझना होगा कि बीजेपी के पक्ष में जो बातें की जाती हैं, वह केवल झूठे दावे और प्रचार हैं, जिनका असल में किसी समुदाय के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। इनके नेता हमेशा दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज को अपना वोट बैंक समझते आए हैं, लेकिन जब इन समाजों को उनके अधिकार देने की बात आती है, तो इनकी नीति बदल जाती है। इस समय हमें इस सच्चाई को और लोगों तक पहुंचाना होगा कि बीजेपी और इसके गठबंधन में शामिल दलों ने न केवल समाज को बांटा है, बल्कि इस देश की लोकतांत्रिक और सामाजिक धारा को कमजोर किया है। हमारे पास एक मौका है जब हम सब मिलकर इन असलियतों को उजागर करें और यह बताएं कि बीजेपी ने समाज को विभाजित किया है, जबकि हमारे नेताओं जैसे चंद्रशेखर रावण, मायावती, विजय थलापति जैसे नेता बहुजन समाज के असली मुद्दों को समझते हैं और उनके लिए काम करते हैं। हमें यह समझना होगा कि हम सबकी आवाज अगर एकजुट हो जाए, तो हम किसी भी ताकत को चुनौती दे सकते हैं। यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस आवाज को और फैलाएं, ताकि बीजेपी के गलत कामों और नीतियों के बारे में और अधिक लोग जागरूक हों और सही दिशा में चुनावी निर्णय लें। आपकी भूमिका क्या होगी? दोस्तों, जब हम बात करते हैं बदलाव की, तो यह केवल नेताओं का काम नहीं है। इसमें हमारी यानी आपके और मेरे सभी की भूमिका है। एक ऐसा समाज बनाने की जो केवल आवाज नहीं बल्कि संघर्ष भी हो, उसमें हम सभी का योगदान आवश्यक है। हम जितने लोग इस आंदोलन में शामिल होंगे, उतनी ही बड़ी ताकत से यह आवाज गूंजेगी। अब सवाल यह उठता है कि हम सब इसमें कैसे योगदान दे सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं। लेकिन बदलाव केवल अपने विचारों तक सीमित नहीं हो सकता। हमें इन विचारों को पूरी दुनिया तक फैलाना होगा। आप सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को शेयर करके आप इसके संदेश को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जब एक व्यक्ति बदलाव की बात करता है, तो वह एक आवाज हो सकती है, लेकिन जब लाखों लोग एक आवाज में बोलते हैं, तो उसका असर बहुत बड़ा होता है। इसके अलावा अगर आप इस चैनल एम.आर. अम्बेडकर को सब्सक्राइब करते हैं और नियमित रूप से हमारे वीडियो देखकर उनका समर्थन करते हैं, तो आप इस संघर्ष में एक सक्रिय भागीदार बन सकते हैं। आप केवल एक दर्शक नहीं, बल्कि एक सेनानी बन सकते हैं। और यह योगदान केवल वीडियो को देखना या शेयर करना ही नहीं, बल्कि उन विचारों को फैलाना भी है जो हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। आपके पास ताकत है। आप अपने परिवार और दोस्तों से इस वीडियो की चर्चा कर सकते हैं। उनसे पूछें कि क्या वे भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं। उन्हें यह समझाएं
कि यह केवल राजनीति का मुद्दा नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का सवाल है। हम जो कुछ भी हासिल कर सकते हैं वह केवल हमारे एकजुट प्रयासों से ही संभव होगा। आपने देखा कि चंद्रशेखर, रावण, मायावती, विजय थलापति जैसे नेता इस बदलाव की दिशा में काम कर रहे हैं। अब यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन नेताओं के संदेश को और आगे बढ़ाएं। उनके विचारों को हमारे बीच लाकर हम अपनी ताकत और आवाज को और मजबूत बना सकते हैं। इस संघर्ष में शामिल होने का मतलब है कि हम केवल अपने अधिकारों के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। यह केवल हमारे लिए नहीं है, बल्कि हमारे बच्चों और उनके बच्चों के लिए भी है। जब हम अपनी ताकत को पहचानेंगे, जब हम यह समझेंगे कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं, तो हम खुद से एक सवाल करेंगे कि क्या हम इस बदलाव के हिस्सेदार नहीं बन सकते। अगर आप अब तक यह सोच रहे थे कि यह सब केवल नेताओं की जिम्मेदारी है, तो आपको यह समझने की जरूरत है कि यह आपका भी कर्तव्य है। हर एक व्यक्ति का योगदान, चाहे छोटा हो या बड़ा, बदलाव की दिशा में अहम होता है। यह समय है जब हम सभी मिलकर इस बदलाव की दिशा तय करें और यह साबित करें कि बहुजन समाज की आवाज को कोई नहीं दबा सकता। तो क्या आप तैयार हैं इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि हम सब मिलकर एक साथ खड़े होकर अपनी शक्ति को पहचानें और इसे सही दिशा में इस्तेमाल करें? यह समय है जब हमें यह नहीं केवल महसूस करना है, बल्कि इसे साकार भी करना है। इस आंदोलन को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि जिया जाए। तो आइए हम सब मिलकर